हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी की हमारी लास्ट क्लास है आज। 8th क्लास की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5, जो सबसे मतलब की ज्योग्राफी की थ्योरी की लास्ट क्लास है आज। चैप्टर नंबर 5 है हमारा मानव संसाधन। बेटा इसके पहले 6, 7, 8 तीनों ही क्लास के ज्योग्राफी के सारे चैप्टर मेरे चैनल पे अपलोड है, तो वो जाके आप जरूर देख लें। बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, एक एक पॉइंट बहुत ही क्लियर करके समझाया हुआ है। और अगर कहीं से कोई टॉपिक कोई चैप्टर आपको समझ में ना आए तो प्लीज आप दोबारा जरूर पूछें। ठीक है, तो हम मानव संसाधन पढ़ेंगे। याद करिए ज्योग्राफी 8th क्लास की ज्योग्राफी हम फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ रहे थे, संसाधन, है ना। तो संसाधन के घटक में ही जो तीसरा घटक था वो है मानव संसाधन। मानव संसाधन में थोड़ा सा आपको बता चुकी थी कि हम मानव खुद एक संसाधन, यानी कि हम एक संसाधन है, मैं हूं, आप सभी एक संसाधन है। ठीक है, और सबसे जो महत्वपूर्ण संसाधन होता है वो कौन सा होता है, मानव संसाधन। सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मानव संसाधन है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और कमेंट में कुछ भी आपको समझ में ना आए या कोई क्वेश्चन हो ऐसा जो आपको जो चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं प्लीज कमेंट में उसका जवाब मुझे जरूर दें। चलिए तो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, मानव संसाधन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मानव संसाधन। मानव संसाधन क्या होता है आपको पता है। संसाधन 3 तरीके के होते हैं। संसाधन क्या होता है कि वो सभी चीजें जो हमारे इस्तेमाल में आती हो वो संसाधन है। ठीक है, जो हमारी जरूरतों को पूरा करता हो वो संसाधन है। संसाधन 3 तरीके के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन। मैं पिछले चैप्टर में आपको प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन बता चुकी हूँ। अब हम मानव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आपको इनके बारे में डिटेल से जानना है, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, पहले की वीडियो, उसमें ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो मानव संसाधन क्या होता है। मानव संसाधन यानी कि मनुष्य, हम खुद एक संसाधन है। ठीक है, क्या होता है, अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अब क्या होता है कि मनुष्य खुद एक संसाधन है, वो भी विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। मनुष्य खुद एक संसाधन है और सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मानव संसाधन को माना गया है, क्योंकि किसी भी संसाधन को ज्यादा मूल्यवान कौन बनाता है, मनुष्य ही तो बनाता है। मान लो कि कपास, ठीक है, कपास की बात ही हम शुरू से करते आ रहे हैं, तो कपास मान लो खेतों में उग चुका है, तो उससे कपड़ा कौन बना रहा है, मानव बना रहा है, तो मानव संसाधन ही तो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होगा। तो वही है, एक बच्चे को जो शिक्षा देने वाले टीचर होते हैं, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि अपनी तारीफ कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, तो मैं भी एक संसाधन हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए आपकी जरूरत को पूरी कर रही हूँ। आपको जरूरत है अभी इन चीजों के बारे में और उन जरूरत को पूरा कर रही हूँ, तो मैं भी एक संसाधन हूँ। ओके, तो हर व्यक्ति, याद रखिएगा कि हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप में एक संसाधन है। आपकी मम्मी पापा भी जॉब करके आते हैं, वो पैसे कमा रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए संसाधन है। मम्मी खाना बना के हमें दे रही है, वो भी हमारे लिए संसाधन है। हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, उसे नाश्ता दे रहे हैं, वो तो हम अपने बच्चों के लिए संसाधन है। अगर कोई रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा, उसे आप रोड क्रॉस करा रहे हैं, तो आप उसके लिए एक संसाधन है। तो याद रखिएगा, हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप में एक संसाधन है। लेकिन मूल्यवान संसाधन और सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या कौन होता है, शिक्षित। जो शिक्षित हो, ज्यादा शिक्षित व्यक्ति हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारे किसी भी मानव को एक महत्वपूर्ण संसाधन बनाने में एक मूल्यवान संसाधन बनाता है, याद रखिएगा। अब है जनसंख्या का वितरण। मानव संसाधन में क्या आता है हमारा, जनसंख्या का वितरण। अभी देखिए यहाँ पे दिया गया है ना कि मानव संसाधन अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन भी हर जगह समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वो एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है, जनसंख्या का वितरण क्या है, भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या का वितरण कहते हैं। आपको पता ही है कि भूपृष्ठ यानी कि पृथ्वी पर जिस तरह से लोग फैले हुए हैं उसे जनसंख्या का वितरण कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के 30% भाग पर निवास करते हैं। आपको पता होगा कि 90% से अधिक भाग जो है हमारे स्थल मंडल के 30% भाग पर ही निवास करते हैं, क्योंकि जो बाकी के 70% भाग है स्थल मंडल का, वहां पे निवास करना बहुत कठिन है। या तो वो पहाड़ी इलाका है या फिर वो बहुत ज्यादा जैसे उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इस तरह के इलाके हैं, तो वहां पे निवास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो जनसंख्या के वितरण है, जो 90% जनसंख्या 30% भूभाग पर ही निवास करती है। और क्यों करती है, क्योंकि जहां पे जो 70% स्थलीय भाग है वहां पे रहना बहुत ही कठिन होता है, इसलिए 30% भूभाग पर ही निवास करती है। अब देखिए इसमें जनसंख्या का वितरण दिखाया गया आपको कि एशिया में कितने लोग रह रहे हैं। एशिया में रहते हैं, एशिया में बहुत सारे, एशिया की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। येलो वाला क्या है, एशिया।
यूरोप में रहते हैं, ये ऑरेंज ऑरेंज जो दिख रहा है ये यूरोप है। अफ्रीका में रहते हैं, अफ्रीका की, एशिया के बाद कहाँ की जनसंख्या है, अफ्रीका की, अफ्रीका में ज्यादा लोग दिख रहे हैं। उसके बाद मध्य व दक्षिण अमेरिका में रहते हैं, मध्य व दक्षिण अमेरिका में कौन से, ये जो आपका ये ब्लू कलर में, ब्लू ही बोल सकते हैं, ब्लू कलर के लोग कहाँ पे रहते हैं, मध्य और दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में रहते हैं। उत्तरी अमेरिका में कम जनसंख्या है। अब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह में रहते हैं, द्वीप समूह में बहुत कम जनसंख्या रह रही है। सबसे ज्यादा एशिया में है, उसके बाद अफ्रीका में है, उसके बाद हमारे कहाँ पे है, यूरोप में है, फिर हमारा उत्तरी अमेरिका में है, फिर दक्षिणी अमेरिका में है, और उसके बाद ओशिनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह में रहते हैं। तो इस तरह जनसंख्या का वितरण है कि जहां पे हमें सुविधाएं ज्यादा मिलती है वहां पे जनसंख्या ज्यादा होती है, जहां पे सुविधाएं कम है, जहां पे जलवायु, सुविधाओं का मतलब है हमें हर चीज का देखना होता है, मतलब स्थलीय भाग, जलवायु, हर चीज देखना होता है। तो जहां पे मतलब जलवायु भी अच्छी हो वहां पे जनसंख्या ज्यादा होती है, और जहां पे ये सुविधाएं हमें नहीं प्राप्त हो रही वहां जनसंख्या हमारी कम होती है। ओके, अब चलिए हम यहाँ जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का घनत्व क्या होता है आपको पता है, वितरण का मतलब होता है किस तरह से बट रहे। जनसंख्या का घनत्व क्या होता है, प्रति एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आपको याद रखना है कि भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या का घनत्व का मतलब यही है कि प्रति एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। इसमें जो पॉइंट है बिल्कुल जो आ सकते एग्जाम में वही पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, ज्यादा डिटेल से मैं नहीं बता रही हूँ। ओके, अब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। भौगोलिक कारण यानी कि पृथ्वी के जो भौगोलिक कारक होते हैं, पहले उस कारकों को हम देखते हैं कि जनसंख्या वितरण को स्थलाकृति बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। पहाड़ी इलाके में लोग कम रहते हैं जबकि मैदानी इलाकों में लोग ज्यादा रहना चाहते हैं, ठीक है। जलवायु अभी मैं ऊपर बता चुकी हूँ, जहां की जलवायु बहुत अच्छी होती है वहां जनसंख्या ज्यादा होती है, जहां की जलवायु या तो बहुत ठंडी होगी या बहुत गर्म होगी वहां की जनसंख्या कम होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है क्योंकि वहां बहुत ही ठंडी, वहां की जलवायु बहुत ही ठंडी है। मृदा का मतलब है मिट्टी, जहां की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होगी वहां हमें फसल ज्यादा अच्छे से प्राप्त होंगे, तो वहां जनसंख्या ज्यादा होती है, ठीक है। जल की उपलब्धता भी जनसंख्या को प्रभावित करती है, जनसंख्या वितरण को। खनिज जहां पे खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र में अधिक बसे हुए होते हैं लोग, क्योंकि वहां पर हमें रोजगार मिल जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कि वहां पे हमें रोजगार मिल सकता है। तो भौगोलिक कारण, जनसंख्या वितरण का भौगोलिक कारण क्या है, स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल और खनिज। ये सभी हमारी जनसंख्या को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। जहां पे ये सारी चीजें अच्छी होती है वहां पे लोग ज्यादा रहते बसे हुए हैं, और जहां पे इन चीजों की, जैसे स्थलाकृति पहाड़ी इलाकों में, या फिर जो देखिए क्या है, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल होते हैं, बहुत कम जनसंख्या होती है। यहाँ पे गंगा के मैदान में विश्व की सबसे अधिक घने बसे हुए क्षेत्र हैं गंगा के मैदान, क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और यहाँ सुविधाएं भी अच्छे से लोगों को मिल जाती है, तो यहाँ पे ज्यादा बसे हुए। जलवायु का बता चुकी हूँ, मृदा, जल और खनिज, ये तो थे हमारे भौगोलिक कारण। अब देखिए क्या है हमारा सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण। आप खुद सोचिए कि आप कैसे जगह पे रहना पसंद करेंगे। जहां मान लो कि आपके पड़ोस में कोई लोग रहते हैं वो हमेशा लड़ाई झगड़ा मारपीट करते रहे हो, क्या ऐसे जगह पे आप रहना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसे जगह पे रहना पसंद। तो हम वहां रहना पसंद करते हैं जहां का समाज भी अच्छा हो, या फिर जहां पे हमें शिक्षा की व्यवस्था अच्छी मिल रही हो, जहां की संस्कृति अच्छी हो और जहां हमें शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, ठीक है। तो आर्थिक कारण, जहां पे हमें रोजगार मिल सकता हो। हम कहीं बहुत अच्छे जगह पे जाके रह रहे हैं लेकिन वहां पे हमें रोजगार ही नहीं मिल रहा, तो हम कितने दिन रह सकते हैं? कुछ दिन घूमने के लिए जा सकते हैं, लेकिन हमें वैसे जगह रहना चाहिए, या हम वैसे जगह रहना पसंद करते हैं जहां पे हमें रोजगार मिल रहा हो, ठीक है। तो ये आर्थिक कारक भी होता है। सांस्कृतिक कारक, धर्म और संस्कृति महत्ता वाले स्थान को लोगों को आकर्षित करते हैं, यानी कि सांस्कृतिक और धर्म से महत्ता वाले स्थान को वो लोगों को आकर्षित करते हैं, वहां पे जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है। सामाजिक कारण, अच्छे आवास, जो मैंने आपको बताया कि हम ऐसे जगह रहना चाहते हैं जहां पे लोग बहुत अच्छे हो, समाज जहां का अच्छा हो, जहां शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, जहां पे स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो। ये तो हमारे सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारक थे, ठीक है। अब देखिए ये है जीवन प्रत्याशा। ये आपको याद रखना है कि जीवन प्रत्याशा क्या है। यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति की जीवित रहने की आशा की जा सकती है। आप याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ये जो पॉइंट होते हैं
ये इंपॉर्टेंट है। जीवन प्रत्याशा क्या होता है? यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है, यानी कि ज्यादा व्यक्ति जिसमें जीवित रह सकते हैं उसे हम जीवन प्रत्याशा बोलते हैं। तो चलिए, मैं जनसंख्या का वितरण आपका क्लियर हो गया होगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको जो भी टॉपिक क्लियर ना हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अब है जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ठीक है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब जन्म दर क्या होता है? जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या, प्रति 1000 व्यक्ति पर जो जीवित होते हैं व्यक्ति, उसमें वो संख्या क्या होता है? जन्म दर। मृत्यु दर, प्रति 1000 व्यक्ति पर मृतकों की संख्या को मापा जाता है, उसे हम मृत्यु दर कहते हैं। ओके, प्रवास क्या होता है? जिस किसी क्षेत्र में विशेष लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। उसमें अप्रवास और उत्प्रवास शामिल है, याद रखिएगा। अप्रवास का मतलब होता है किसी क्षेत्र में बाहर के बहुत ज्यादा लोग अगर आके बस रहे हैं तो वो अप्रवास हुआ। वहां की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ जाएगी क्योंकि बाहर के लोग आके बस रहे हैं, जनसंख्या परिवर्तन है ना, वहां की जनसंख्या में परिवर्तन होगा। और अगर हमारे क्षेत्र के लोग किसी दूसरे जगह चले गए, बहुत सारे लोग चले गए, उसको उत्प्रवास बोलते हैं। तो अब क्या होगा? उसमें भी जनसंख्या में परिवर्तन होता है दोनों ही जगह, जहां से लोग गए हैं और जहां पे लोग जाकर बस रहे हैं। जहां पे लोग जाकर बस रहे हैं उसे अप्रवास बोलते हैं, और जहां से लोग जा रहे हैं उसे हम उत्प्रवास बोलते हैं। ठीक है, तो प्रवास भी दो तरीके के होते हैं। जन्म दर क्या है? जहां पे जन्म दर अधिक हो वहां जनसंख्या बढ़ती है, जहां पे मृत्यु दर अधिक हो वहां जनसंख्या घट जाती है, और जहां पे मृत्यु दर कम हो वहां जनसंख्या बढ़ जाएगी। वहीं पे इसका उल्टा क्या है? जहां पे जन्म दर अधिक हो वहां पे जनसंख्या बढ़ जाएगी, जहां पे जन्म दर कम हो वहां जनसंख्या घट जाएगी। इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है? जन्म दर और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को हम प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। याद रखिएगा, प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है? किसी देश के जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को, यानी कि उसके बीच के अंतर को ही प्राकृतिक वृद्धि दर कहा गया है। ओके, देखिए ये उत्प्रवास और अप्रवास में आपको बता चुकी हूं अभी, तो ये तो आपका क्लियर हो गया है। उत्प्रवास और अप्रवास, जनसंख्या परिवर्तन के प्रारूप। जनसंख्या संगठन क्या है? जनसंख्या संगठन क्या होता है? यह संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर एवं स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, हम जनसंख्या संगठन, जनसंख्या पिरामिड होता है ये। जनसंख्या पिरामिड क्या है आपका? कुल जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? कुल जनसंख्या विभिन्न आयु में विभाजित है। उदाहरण 5 से 9 और वर्ष के, ये आपका इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ अभी, ध्यान रखिएगा कि जो कुल जनसंख्या होती है 3 भागों में उनको विभाजित किया जाता है। एक तो 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, ये तो पिरामिड में किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जनसंख्या पिरामिड एक देश के आश्रित लोगों की संख्या बताता है। जो जनसंख्या पिरामिड होती है उसमें क्या, 15 वर्ष से कम आयु जनसंख्या का जो प्रारूप है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो 15 वर्ष से कम आयु, ठीक है, फिर 16 से 65 वर्ष के आयु, 15 से 65 वर्ष के आयु, और 65 से ज्यादा वर्ष के आयु। तो याद रखिएगा, जो 15 वर्ष या 16 वर्ष से कम आयु के लोग होते हैं वो भी अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं। जो 60 या 65 वर्ष से ज्यादा आयु के लोग होते हैं वो भी किस पे डिपेंड होते हैं? अपने बच्चों पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो जो हमारी आश्रित जनसंख्या है, आश्रित जनसंख्या कौन है? 15 वर्ष से कम आयु के लोग और 65 वर्ष से ज्यादा आयु के लोग आश्रित जनसंख्या है। और आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या किसे बोला गया है? 15 से 65 वर्ष के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या बोला गया है। तो आप ये बिल्कुल ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो आश्रित जनसंख्या यानी कि जो डिपेंड होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, और हमारे पेरेंट्स जब वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड होते हैं, बच्चों के ऊपर। ठीक है, तो यही है, उन्हें हम आश्रित जनसंख्या बोलते हैं। जिस तरह हम अपने बच्चों के लिए केयर करते हैं, वैसे ही हमें अपने वृद्ध पेरेंट्स को भी मतलब प्यार देना चाहिए, उनका भी केयर करना चाहिए। ठीक है, अब ये हमारे ऊपर आश्रित है, जैसे हम उनके ऊपर एक समय आश्रित थे, अब वो हमारे ऊपर आश्रित है, तो हमें उनका केयर जरूर करना चाहिए। ये तो चलिए वैसी बातें हो गई। अब चलिए आप बताती हूँ मैं कि आश्रित जनसंख्या कौन कौन सी है। 15 वर्ष से कम आयु के और 65 वर्ष से ज्यादा आयु के जो व्यक्ति होते हैं वो आश्रित जनसंख्या में आते हैं। अब है आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या, 15 से 65 वर्ष के लोग आश्रित रूप से सक्रिय जनसंख्या, क्योंकि ज्यादा ये जॉब में 18 से 60 वर्ष की तो होती है, सरकारी नौकरियां होती हैं, तो उसमें ये लोग क्या होता है, ज्यादा सक्रिय रूप से काम करते हैं। तो आर्थिक स्थिति जिस देश की जनसंख्या में 15 से 65 वर्ष के लोग ज्यादा होंगे वो उसकी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी होती है। याद रखिएगा, ये ऊपर जनसंख्या पिरामिड में भी आपको दिया गया है कि जिस देश में 15 से 65 वर्ष के लोग ज्यादा होते हैं वहां की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है।
चलिए, तो आज की क्लास खत्म हुई। जो भी मेरे चैनल पे नए हो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कोई चीज अगर आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट आप जरूर करें। कोई भी टॉपिक समझ में ना आया हो या अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक समझना हो, पढ़ना हो, तो उसके लिए भी मुझे कमेंट जरूर करें, मैं जरूर पढ़ाऊंगी। ये आपके सीटेट के लिए, बिहार टेट, यूपी टेट और बीपीएससी का जो एग्जाम अभी होने वाला है उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो उसके लिए आप जरूर इस वीडियो को देखें, सुने और समझने की कोशिश करें। तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच पाएगा। ओके बच्चों, बाय बाय।